हेडिंग डालते हैं जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होगी वो चेक करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में सिस्टम कितने टाइप के हो सकते हैं? दो टाइप के हो सकते हैं, या तो अपोजिट चार्ज का सिस्टम हो और या फिर सिमिलर चार्ज का सिस्टम हो। तो हम फर्स्ट कर लेते हैं कि अगर सिमिलर चार्ज का सिस्टम है तो क्या होगा, फिर हम सेकंड कर लेंगे अपोजिट चार्ज सिस्टम है तो क्या होगा। डन, देखना गौर से। मान लो फर्स्ट हम कर रहे हैं फॉर सिमिलर चार्ज। सिमिलर चार्जेस के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई एक है Q1 और ये डिस्टेंस पे रखा हुआ है Q2, राइट। ये है, ये नेगेटिव मान लो, सॉरी ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव मान लेते हैं हम, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R। हम हमारा पॉइंट कहां माने कि ये जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए? जस्ट इमेजिन ये लाइन ज्वाइनिंग हो जाएगी हमारी, क्लियर है। यहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड माना, ठीक है, ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं A, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, यहां पे निकालते हैं B, और यहां पे कोई पॉइंट निकाल लेंगे दैट इज C। अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फर्स्ट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे किधर आएगी? इस साइड में, इसको लिख दिया E1। सेकंड भी पॉजिटिव है तो इसको धक्का मारेगा, ये भी क्या हो जाएगा? E2। तो क्या ये जीरो दे सकता है कभी भी? नो। यहां पे देखा 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दिस साइड, 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दिस साइड, क्या ये कभी जीरो हो सकता है? नो। यहां पे चेक किया, क्या हो जाएगा? 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दिस साइड, 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दिस साइड, क्या यहां पे जीरो हो सकता है? यस। तो हमेशा ध्यान रखना। अब अगर चलो एक और मान ले, तो कोई कहता है सर अगर दोनों नेगेटिव चार्ज होते हैं तो क्या होगा? अगर ये नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इस साइड में, वो भी नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 भी उस साइड में, दोनों इसी साइड में जा रहे हैं तो जीरो नहीं हो सकता। यहां देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की वजह से इस साइड में, 2 की वजह से भी इस साइड में, तो क्या हो जाएगा? नॉन जीरो हो जाएगा, क्लियर। लेकिन अगर मिड में मान लिया कहीं पे भी इन दोनों के बीच में लाइन जॉइनिंग में, तो 1 अगर नेगेटिव होता तो 1 की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 अगर नेगेटिव होता तो 2 की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों जीरो हो सकते हैं, क्लियर है। तो हम यहां से एकदम 100% बोल सकते हैं कि अगर सिमिलर चार्ज है तो क्या होगा? दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के पूरे चांसेस है, क्लियर। साइड बाय साइड में नहीं आएगा। तो हमें ये जब कंफर्म हो गया कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी हमारी? जीरो आएगी, तो हम यहां से डिस्टेंस लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? मान लो x, तो ये डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? r माइनस एक्स, क्लियर है। अब आप हर जगह ये थोड़ी बोल लोगे कि सर मैंने Q1 से डिस्टेंस ली है, हमेशा ये थोड़ी बोलेगा सर मैंने Q2 से डिस्टेंस ली है, तो Q1 ये भी तो हो सकता है, क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ और एजम्पशन मान लेते हैं। मान लेते हैं कि Q2 का जो मैग्नीट्यूड है वो Q1 से बड़ा है, तो Q1 क्या हो गया? स्मॉलर चार्ज। तो x हमने क्या मान लिया? डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। समझ गए नहीं समझ गए? ये हमने मान लिया है, डन है क्या? तो एक बात बताओ, क्या हम ये बोल सकते हैं कि सर E1 इस साइड में जा रहा है i कैप, और E2 इस साइड में जा रहा है माइनस i कैप, शुड बी जीरो, तभी तो ये जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड हुए। ये उधर जाएगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं सर E1 इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? E2। E1 की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? KQ1 अपॉन डिस्टेंस कितनी है? x स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा? KQ2 अपॉन r माइनस एक्स का। याद रखना, अभी भी बोल रहा हूं, Q1 और Q2 मैग्नीट्यूड वाइज ही लिए जा रहे हैं। डायरेक्शन कौन डिसाइड कर रहा है? हम डिसाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। डन है। चलो देखो, अब जब ये कर लिया तो k से k मर गया, इसको इधर ले आओ, तो r माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? Q2 बाई Q1। जैसे स्क्वायर हटाया अंडर रूट आ गया, क्लियर है। मैग्नीट्यूड है, प्लस माइनस लेने की नीड नहीं है, समझ गए मेरी बात? तो यहां से क्या हो जाएगा? r बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू रूट Q2 बाई Q1। इसको अगर सॉल्व कर दिया यहां पे,
तो क्या आ जाएगा, r बाई एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट Q2 बाई Q1 प्लस 1, उधर चला जाएगा। तो यहां से इसको नीचे ले आओ, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, r अपॉन अंडर रूट Q2 बाई Q1 प्लस 1, ये हो जाएगा। वेयर इज x फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये वैल्यू आ गई इस पॉइंट के ऊपर Q1 से डिस्टेंस लेने के बाद में हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ गए मेरी बात, नहीं समझ गए, चलो ठीक है। अब अगर सेकंड पॉइंट भी आ जाता है जिसको हम कहते हैं सेकंड सिस्टम, क्या हो जाएगा वो, अगर अपोजिट चार्ज है, अगर अपोजिट चार्जेस आ गए तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले बना लेते हैं, मान लो Q1 पॉजिटिव है और ये डिस्टेंस है माइनस Q2 नेगेटिव, क्लियर है। अभी भी वही मान लिया कि Q2 का मैग्नीट्यूड Q1 से बड़ा है, ऐसे समझ लो, क्लियर है। तो हम डिस्टेंस कहां से लेंगे, स्मॉलर चार्ज से। अब ये दोनों r डिस्टेंस के ऊपर है। अब एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में पॉइंट लेते हैं, जैसा यहां पे बीच में आ रहा था, हम भी मानते हैं कि बीच में आना चाहिए, ट्राई कर लेते हैं। तो हमने यहां कहीं पे पॉइंट माना, जैसे मान लिया कि ये C पॉइंट है, यहां पे मान लिया A पॉइंट है, यहां पे मान लिया B पॉइंट है, समझ गए नहीं समझ गए। अब हम C के ऊपर देखते हैं, Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर, ये Q2 क्या है, नेगेटिव, तो किधर आ जाएगी, E2, तो यहां पे तो पॉइंट नहीं हो सकता। अब कोई कहता है नहीं सर आप ऐसे करो, Q1 को नेगेटिव मानो और Q2 को पॉजिटिव मानो। तो Q1 अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में, और अगर Q2 पॉजिटिव है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में, तो मिड में तो नहीं हो सकता। कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं, यहां पे A पॉइंट के ऊपर Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दिस साइड और Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दिस साइड, तो क्या ये पॉइंट हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है। इधर चेक करते हैं, यहां से क्या हो जाएगा, अगर मैं Q2 की वजह से मानूं तो ये हो जाएगा E2 इधर, और Q1 की वजह से मानूं तो E1 इस साइड में, समझ गए नहीं समझ गए। तो यहां पे भी होने की पॉसिबिलिटी है। तो एक बात ध्यान रखना, अब आप कंफर्मली क्या स्टेटमेंट बोल सकते हो, कंफर्मली ये स्टेटमेंट बोल सकते हो कि सर अगर अपोजिट चार्जेस आ जाते हैं तो पॉइंट हमेशा बीच में हो ही नहीं सकता। आप ये हमेशा लिख के ले लो हमसे, क्लियर है। मिड में, उन दोनों के मिड में, मान लो ये पॉजिटिव है मैं नेगेटिव हूं, तो हम दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इस पॉइंट पे आप कभी भी निकालना चाहो तो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नहीं, ये हम 100% बोल सकते हैं। अब आएगी किस साइड में, कि सर उस साइड में आएगी या इस साइड में आएगी, वो वी डोंट नो, बट बीच में नहीं आएगी, कंफर्म है, क्लियर है। तो इसके लिए ऑलवेज बिटवीन ए एंड बी, इसके लिए नेवर बिटवीन ए एंड बी, नहीं समझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां पे आएगी तो यहां से हम डिस्टेंसेस ले लेते हैं। अब एक बात सोचो, हमने Q1 से डिस्टेंस लेनी है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, x, इस पॉइंट की, तो यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, r प्लस x हो जाएगी, नहीं समझे। इस A पॉइंट की डिस्टेंस Q1 से कितनी है, x, Q2 से कितनी है, r प्लस x, r तो ये हो गया और ये x और हो गया, तो r प्लस x हो गया। अब क्या किया जाए, A पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली जाए। तो हम क्या बोलेंगे कि सर E1 जा रहा है माइनस आई कैप में और E2 जा रहा है प्लस आई कैप में, इजिकल्स टू क्या हो जाना चाहिए, 0। इसको उधर ले जाओ तो दोनों सेम हो जाएंगे, E1 इजिकल्स टू E2 हो जाएगा, क्लियर। तो ये हो जाएगा KQ1, फर्स्ट की से डिस्टेंस कितनी है, x स्क्वायर, सेकंड से कितनी है, r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, समझ गए नहीं समझ गए। वही सेम इसको इधर ले आओ तो क्या बन जाएगा, r प्लस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q2 बाई Q1। जैसे स्क्वायर हटाया अंडर रूट आ गया, जैसे इसको सेपरेट किया तो r बाई एक्स प्लस 1 अंडर रूट Q2 बाई Q1, 1 को उधर ले जाओ तो r अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट Q2 बाई Q1 माइनस 1, ये क्या आ जाएगा, r अपॉन अंडर रूट Q2 बाई Q1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू x, वेयर x इज डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज मैग्नीट्यूड में, समझ गए नहीं समझ गए। तो हमारे पास में जितने भी सिस्टम होते थे, दो ही सिस्टम हो सकते थे, एक तो अपोजिट चार्ज के और एक
सेम चार्ज के, दो सिस्टम थे, दोनों में हमने जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट निकाल लिया। क्लियर है? नोट करो इसको फटाफट। हो गया ये। अगला टॉपिक है कि अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव या नेगेटिव? कोई भी हो सकता है सर, चार्ज पार्टिकल बोला है, वी डोंट नो द चार्ज नेचर, वी नो द चार्ज पार्टिकल। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव डजंट मैटर। आप तो बताओ, आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो नॉन यूनिफॉर्म में? मैंने बोला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। आप लोग इमेजिनेशन के लिए करो, मान लो ये जो वॉल है ये है पॉजिटिवली चार्ज और ये वॉल है नेगेटिवली चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है पॉजिटिव से, टर्मिनेट होती है नेगेटिव पे। तो यहां से सोचो एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, पूरे एक एक होल में से इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। क्लियर? आपने यहां पे एक इमेजिन करो, मेरे हाथ में एक बॉल है, वो क्या है, वो चार्ज्ड है, मान लो पॉजिटिव है, तो ये बॉल किस साइड में जानी चाहिए? क्यों? पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव वाला रिपेल मारेगा और नेगेटिव वाला अट्रैक्ट करेगा। क्लियर हुआ? तो ये पॉजिटिव चार्ज किस साइड में जाना चाहिए? इस साइड में। या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि सर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है। नहीं समझे? मान लो नेगेटिव चार्ज रख दिया इस हाथ में मैंने, किधर जाएगा? इधर जाएगा। क्यों? पॉजिटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव रिपेल मारेगा। इट मींस ये नेगेटिव चार्ज किस साइड में जाना चाहिए? अपोजिट। तो क्या हम ये बोल सकते हैं प्रोटॉन इज मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रॉन विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन टू द? नहीं समझे? बस ये लिखना था। अब एक बात बताओ सिंपल सी, F इजिकल्स टू क्या होता है? Q इंटू E नहीं होगा क्या? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इजिकल्स टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। याद करो, बेसिक डेफिनेशन से उठाओ चीजें। नहीं समझे? समझ गए? अब इसी चीज को अगर मैं पूरी मैकेनिक्स में डाल दूं तब क्या होगा? एक छोटा सा टॉपिक और किया था हमने। अगर मैं बोलूं कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो ताकतवर कौन है? फोर्स ऑफ कितना टाइम्स? ऑलमोस्ट सर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इतना पावरफुल है। 10⁻44 आया था, मोटा मोटा हमने उसको मान लिया था 10⁻40 ऑर्डर का। उसको हम बोल भी नहीं पा रहे हैं कि मिलियन है, ट्रिलियन है, जिलियन है, कितने हैं नहीं पता। समझ रहे हो? 10⁻40। तो अगर ग्रेविटी आ जाए और अगर आपके पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक आ जाए तो ग्रेविटी तो कुछ है ही नहीं उसके आगे। नहीं समझे? तो हम एक इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं तो हम उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काउंट करेंगे, ना कि उसका mg काउंट करेंगे। जब तक वो नहीं बोले कि mg काउंट करना है तब तक मत करो। क्लियर है? अगर उसने बोल दिया कि इसका मास इतना है तो भैया mg काउंट करना पड़ेगा, है कि नहीं है? ध्यान रखना इस चीज का। चलो अब मैं हटा रहा हूं इसको। बहुत इजी चीज है, बस इसकी एक कैलकुलेशन कर ली, उसके बाद में कितने टाइप के क्वेश्चन बना दो, सारे क्वेश्चन अभी करके देखते हैं। गौर से समझना। मान लो हम, अच्छा टॉपिक का नाम लिख लेते हैं फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या हो जाएगा ये? जस्ट इमेजिन आपके पास में ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? कल ही किया था कि यूनिफॉर्म होती है, नॉन यूनिफॉर्म कैसी होती है। डन है? अब देखो, मान लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर? और मैंने ये पार्टिकल रख दिया यहां पे, मान लेते हैं ये प्लस क्यू है, और एक पार्टिकल रख दिया माइनस क्यू रख दिया। तो आप कैसे अंदाजा लगाओगे पार्टिकल किस साइड में जा रहा है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट होने किस साइड में जाती है? नेगेटिव की तरफ। ये पॉजिटिव है, ये भी चाहेगा अट्रैक्शन, तो ये इसकी तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? तो फोर्स क्या हो जाएगा? इक्वल टू क्यू इंटू ई होगा कि नहीं होगा? अगर इसका नाम क्यू है तो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? ठीक है। अब अगर मैं इसके ऊपर फोर्स पूछूं तो तुम क्या मानोगे? सर इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में जा रही है,
इट मीन्स इस साइड में नेगेटिव होना चाहिए, तो इस साइड में कौन है, पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव वाला इस साइड में जाने की कोशिश करेगा, तो हमने लिख दिया इसको माइनस क्यू है, तो यहां पे एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू इंटू ई हो जाएगी। सर इसको माइनस क्यू ई क्यों नहीं लिखते हो, अरे डिसाइड हम करेंगे ना, डायरेक्शन कौन डिसाइड कर रहा है, हम डिसाइड कर रहे हैं, चाहे फोर्स हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन किसने डिसाइड किया, हमने। तो हम यहाँ पे माइनस क्यू ई प्लस क्यू ई नहीं लिखेंगे, हम मैग्नीट्यूड पे बात कर रहे हैं, डायरेक्शन हमने पहले से डिसाइड कर दी, नहीं समझे, समझ गए। अब यहाँ पे मोशन करवाओ पार्टिकल को। अब मान लो तुम्हारे पास में कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कहता है सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड निकालो। अगर उसका मास समथिंग है और चार्ज पार्टिकल को मैंने एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, लाइट स्ट्रिंग के ऊपर टंगा रखा है, तो उसका चार्ज निकालो, अगर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद है तो। क्लियर है, गौर से समझना, क्वेश्चन कर रहे हैं और बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा ये। क्वेश्चन फर्स्ट देख रहे हैं, इसने कहा एक लाइट स्ट्रिंग है, ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव क्यू, नहीं समझे, समझ गए, इसके ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव क्यू, डन है। तो एक बात बताओ, इसके ऊपर ये एल लेंथ दे दी मैंने, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, गौर से समझना, मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऐसे है, तो ये पार्टिकल किस साइड में जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए, तो इस साइड में पार्टिकल जाएगा, तो ये किससे जाएगा, Q इंटू ई से जाएगा कि नहीं जाएगा, यही फोर्स लगेगा, नहीं समझे, समझ गए। अब एक बात बताओ, जब मैंने इसको बोला कि इसका टाइम पीरियड निकालना है, ये लो ये क्वेश्चन है, इसका टाइम पीरियड निकालो, क्या होगा, इसको मैंने क्या बना लिया, मैकेनिक्स के साथ में इसकी क्रोनोलॉजी सेट कर दी। कैसे, मान लो अपने पास में एक सिंपल पेंडुलम हुआ करता था जिसका मास ये था, इसके ऊपर फोर्स लगता था F इज टू एम जी नीचे, अरे लगता था नहीं लगता था, और इसकी लेंथ एम एल होती थी, तो हम इसका टाइम पीरियड क्या लिखते थे, 2 पाई अंडर रूट में L बाई जी। अगर मैं इसको ये बोल दूं कि T इज टू क्या होना चाहिए, 2 पाई अंडर रूट L बाई जी इफेक्टिव लिख दूं, तो कोई गलत है क्या, नहीं समझे, समझ गए। अब एक बात सोचो, Q तो इधर ही लग रहा है, ये फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है, और इसी साइड में अगर मैं mg को भी मानूं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, तो दोनों मिल के नीचे खींच रहे हैं ना। तो यहां पे एक बात बताओ, g इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ जाएगी, g प्लस क्यू ई बाई एम नहीं आ जाएगी क्या। सर बाउंसर चला गया, क्यों गया भाई बाउंसर, हमने लिखा F इज टू क्यू ई है और क्या है, एम जी है, सही बात है कि नहीं है। टोटल फोर्स कितना है, क्यू ई प्लस एम जी। एफ को क्या लिखते हो, एम ए लिखते हो, इज टू क्या हो जाएगा, क्यू ई प्लस एम जी। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू ई बाई एम प्लस जी, तो ये ए की जगह क्या आ जाएगा, जी इफेक्टिव आ जाएगा, ये हो गया जी इफेक्टिव इज टू क्या हो गया, क्यू ई बाई एम प्लस जी। तो आप क्या बोलोगे यहां से, टाइम पीरियड इज टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी प्लस क्यू ई बाई एम, नहीं समझे। अगर इसको ढंग से लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, सर जी कुछ भी नहीं है, क्यू ई बाई एम के आगे, क्लियर हुआ। तो इसको क्या लिख दो कि क्यू ई बाई एम ऊपर चले जाएगा, तो एम एल अपॉन क्यू ई। अगर उसने बोल दिया कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज टू 0 है, तो आप क्या लिखोगे, टी इज टू 2 पाई अंडर रूट एम एल अपॉन क्यू ई। नहीं आया समझ में, समझ गए, बस ये चीज है। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर नहीं जाके ऊपर जाती तो माइनस लगा देते, अब भी नहीं समझे, जी की जगह क्या आ जाएगा, जी इफेक्टिव आ जाएगा, और जी इफेक्टिव तुम्हें लिफ्ट वाले केस से निकालना आता है, आता है नहीं आता। अब समझो अगला क्वेश्चन, गौर से सुनना मेरी बात, अगला क्वेश्चन, ये धरती माता जय हो, ये धरती माता यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है ऊपर की तरफ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ।
अब इस पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पार्टिकल उठा के मैंने ऐसे फेंक दिया, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा नहीं करेगा? करेगा। तो इसकी रेंज बताओ, इसकी हाइट बताओ, इसका टाइम पीरियड बताओ। एक मुझे बात बता दो, क्या तुम्हें इनके फॉर्मूले याद है? ठीक है, अभी अभी किए होंगे तुमने 2D मोशन में, पिछले साल ही तो किए थे। अब इसके अंदर आप क्या बोलोगे? टाइम पीरियड की वैल्यू होती थी सर 2u sin थीटा अपॉन g। क्या 2u हमने दिया है, साइन थीटा हमने दिया है, तो ये तो चेंज नहीं होने वाला। वह चेंज क्या हुआ? g चेंज हो जाएगा। g की जगह क्या लिख दोगे? g इफेक्टिव। बस चेंज हो गया, क्वेश्चन हो गया। r का फॉर्मूला क्या होता था रेंज का? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। g की जगह क्या आ जाएगा? खत्म। अगला क्वेश्चन, h मैक्सिमम का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। g की जगह खत्म। अगर वो ग्रेविटी के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी माने तो g की जगह g इफेक्टिव लिख दोगे। अगर उसने इलेक्ट्रिक फील्ड ही मानी है, ग्रेविटी नहीं मानी, तो g इफेक्टिव की जगह पे क्या लिख दोगे? QE/m लिख दोगे। हो गया मामला सेट। नहीं समझे? समझ गए? तो मुझे अगले वाले क्वेश्चन का आंसर पहले ही पता चल गया, बस क्वेश्चन को हम फ्रेम करके यहां लिख लेंगे ताकि नोट्स में आ जाए। डन है? इस क्वेश्चन को लिखो, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन पूछते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई इंक्लाइंड प्लेन रखा हुआ है, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है जो चार्ज्ड है और वो स्लाइड करते हुए नीचे आ रहा है, तो उसके ऊपर फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं? एक तो mg sin थीटा नीचे लगता है, g की जगह g इफेक्टिव आ जाएगा। समझ रहे हो? एक नॉर्मल लग रहा है, ठीक है, तो खींचने वाला माइनस रोकने वाला इक्वल टू चलाने वाला हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्या मैं सारी मैकेनिक्स के अंदर g इफेक्टिव की जगह g की जगह g इफेक्टिव लगा सकता हूं अगर मैं उस मास को चार्ज पार्टिकल मान लूं? अच्छा एक और ट्विस्ट, अगर मैंने प्रोटॉन मान लिया तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करवा देंगे। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन मान लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवा देंगे। और g हमेशा नीचे की तरफ लगता है, कंजर्वेटिव टाइप, तो mg का तो फ्री बॉडी डायग्राम वही बन जाएगा। मोटा मोटा पिक्चर समझ में आई गया कवि क्या कहना चाह रहा है? समझ गए? क्लियर है? अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन करें, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। क्लियर है? चलो नोट करो फिर। देखो इधर, अगर मान लो इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करें तो क्या आ सकता है? इस टाइप पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे कह दूं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रही है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये नीचे जाने की कोशिश करेगा अपोजिट, फिर से वही गेम आ गया, तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, वगैरह वगैरह चेंज कर दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनो, तो गौर से सुनना। मान लो एक कोई चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, इस बार माइनस क्यू ले लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल मतलब 30 डिग्री एंगल के ऊपर प्रोजेक्टाइल किया यू से, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लग रही है ऐसे, ई ऊपर की तरफ है। समझ गए नहीं समझ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से है? नीचे, ऐसे यहां से निकल रही इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रही है। तो मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। और ग्रेविटी नेग्लेक्ट कर देना, ऑलमोस्ट जीरो। क्यों मान रहे हैं जीरो? सर ग्रेविटी ऐसे कैसे, स्पेस में थोड़ी हो आप? नहीं, स्पेस में नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के आगे ग्रेविटेशन कुछ भी नहीं है। आप एक बात ध्यान रखना, एक मैं पहले बता देता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स, ठीक है, इन यूनिवर्स, ऐसा माना जाता है। दूसरा, न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स इन इट्स ओन रेंज। अपनी रेंज में सबसे ताकतवर दुनिया का न्यूक्लियर फोर्स है। क्लियर? उसके बाद में उसकी रेंज से निकल जाओ। न्यूक्लियस की रेंज क्या होती है? 10⁻⁻15 मीटर, फर्मी मीटर। क्लियर है? आप एंगस्ट्रम पे आ जाओ, अगर एंगस्ट्रम पे पूछ लिया 10⁻10 मीटर पे, तो सबसे ताकतवर कौन है दुनिया का? इलेक्ट्रोस्टैटिक है। फिर न्यूक्लियर वीक हो जाता है। न्यूक्लियर अपनी रेंज में सबसे ताकतवर है, बाहर निकलते भीगी बिल्ली है, वो कुछ नहीं काम करेगा। नहीं समझे मेरी बात? तो दुनिया का सबसे ताकतवर फोर्स इन ऑल द रेंजेस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। समझ गए? इन ऑल द रेंजेस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, बट इट्स ओन रेंज न्यूक्लियर फोर्स। और वीकेस्ट कौन है? ग्रेविटेशन। वीकेस्ट है इसलिए हमने उसको जीरो मान लिया। अब एक बात बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता था?
2u साइन थीटा बाई जी। अब जी की जगह जी इफेक्टिव लिख दूं, चलेगा? ठीक है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला एच मैक्स क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g इफेक्टिव। ठीक है। अब लास्ट रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इफेक्टिव। अब यहां से निकाल लो, सीधा सीधा निकालते हैं। फोर्स इजिकल्स टू क्या हो जाएगा? Q इंटू ई हो जाएगा। और ये किधर लगेगा? नीचे की तरफ लग रहा है। देखो Q इंटू ई ऊपर लग रहा है और ये माइनस Q है तो नीचे जाने की कोशिश करेगा। और अगर ये नीचे जाने की कोशिश करेगा फोर्स इजिकल्स टू Q इंटू ई, तो यही तो ग्रेविटी जैसा काम कर रहा है ना। तो ग्रेविटी जैसा काम कर रहा है तो जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी फिर? QE बाई एम हो गई। आप जी इफेक्टिव की जगह पे ये रख दो तो क्या आंसर आ जाएगा? 2u साइन 30 डिवाइडेड बाई जी की जगह क्या आ जाएगा? QE बाई एम आ जाएगा। साइन 30 से ये मर गया। आंसर क्या आया? MU बाई QE। डन। इसको लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू QE बाई एम। तो क्या आंसर आ गया? MU स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 1/4 4 इंटू 2 8, तो 8Q इंटू ई। ये आ गई तुम्हारी क्या? H मैक्सिमम। डन है। ठीक है। लास्ट रेंज निकाल ली। u स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा कितना हो गया? 60 कितना हो गया? √3/2। जी इफेक्टिव की जगह QE बाई एम, तो क्या लिख दोगे इसको? √3mu स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q इंटू ई। दैट इज योर रेंज। आया नहीं आया समझ में? इस तरीके से क्या, हाँ सॉरी 2 √3/2। इस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं, हो सकता है। क्लियर है? फटाफट नोट करो। अच्छा एक और क्वेश्चन सुन लो। अब रोटेशन को इसमें मिक्स कर देते हैं। एक स्फेरिकल नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज, कुछ भी मानना चाहो आप वो मान लो, एक नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज, उसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, उसको एक इंक्लाइंड फ्रिक्शनलेस सरफेस से रोटेट करवाया गया या फिर रोल करवाया गया, प्योर रोलिंग। क्लियर है? तो उसका आप एक्सेलरेशन बताओ कितना हो जाएगा? याद आया? तुमने एक्सेलरेशन निकाला था, टॉर्क निकालते थे किस पॉइंट के अबाउट? कॉन्टैक्ट पॉइंट के अबाउट क्या निकालते थे? टॉर्क निकालते थे। याद आया? प्योर रोलिंग के केस में, प्योर रोलिंग के केस में V = R ओमेगा करके हम निकालते थे। वही वाला सेम केस लगा दो, बस उसमें G की जगह क्या आ जाएगा? G इफेक्टिव आ जाएगा। नहीं समझे? ये मैक्सिमम लेवल क्वेश्चन हो जाते हैं। डन है? करो इसको नोट, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो इधर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। अब रिंग है, रिंग का चार्ज कहां मिलेगा भाई? उसके पेरीमीटर पे, सरकमफेरेंस पे। अब आप रिंग को ऐसे माना, इमेजिनेशन आ रहा है? अरे भाई वो नहीं करते क्या, ऐसे तुम्हारे सामने ऐसे रिंग पड़ी है, उसको आग लगा दी, उसमें से कुछ कूदते हुए आ रहे हैं, ऐसे रिंग, ऐसे सामने मानो, ऐसे रिंग दिख रही है इस रिंग। अब ये उसकी एक्सिस होगी कि नहीं होगी? क्लियर है? तो इसके अंदर से ये वाली एक्सिस निकली, ये उसका सेंटर हो गया। ये इलिप्स नहीं है, रिंग है जो ऐसे 3D में रखी हुई है। यहां से इतना दूर कोई पॉइंट मान लिया, पॉइंट P मान लो। क्लियर है? अब इस रिंग के ऊपर चार्ज कितना है? प्लस, पॉजिटिव मान लेते हैं। मान सकते हैं क्या? चलो ये मान लिया हमने, इसके ऊपर टोटल चार्ज है कैपिटल Q। टोटल चार्ज कितना है? कैपिटल Q। तो रिंग है तो क्या डिफाइन करूंगा मैं? लैम्डा सिग्मा की रो। लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू, अरे भाई लैम्डा क्या हो जाएगा? Q/2 पाई रेडियस, लेंथ है ना,
लेमडा डिफाइन होगा, बट हम लेमडा से नहीं करेंगे, हम बहुत इजीली कर देंगे इस क्वेश्चन को। लेमडा में जाओगे तो पर्टिकुलर एक एक एंगल के ऊपर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर रहे हम, बहुत इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। एक बात सोचो, अगर इसके पूरे के ऊपर चार्ज Q है तो मैं हाफ के ऊपर चार्ज मान लेता हूं dq, और इसके ऊपर मान लेता हूं dq। मान लो ये dq एक छोटा सा चार्ज है, हमें अभी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए मालूम है, वो बैठा पॉइंट चार्ज, वो मुझसे r डिस्टेंस पे है, तो मैं उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलूंगा, KQ/r²। बोलते नहीं बोलते? तो वैसे ही हमने, रिंग तो सर दिख ही नहीं रही, रिंग के ऊपर कोई पॉइंट मान लो, वो पॉइंट मुझसे कितना डिस्टेंस पे है, कोई r डिस्टेंस पे है, तो हम मान लेंगे KQ/r²। हम तो ऐसा ही करेंगे, क्लियर है? अब ये वाली डिस्टेंस हमने मान ली कितनी है, x, यहां से यहां तक, तो ये पॉइंट कहां रखा हुआ है, ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग एट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग x, और ये वाली चीज कितनी है, r, तो ये वाली चीज कितनी हो गई, अंडर रूट में, नहीं समझे? समझ गए? अब एक बात बताओ, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दैट पॉइंट चार्ज, बस इस चार्ज की बात करनी है, रिंग का चार्ज हमें मतलब ही नहीं है सर, हमें तो सिर्फ इसकी बात करनी है। अब ये हमसे कितनी डिस्टेंस पे है सर, थीटा एंगल पे है कि नहीं है, और ये हमेशा थीटा एंगल पे ही रहेगा। गौर से सोचो, आपके सामने एक रिंग है, ठीक है, आपने उस रिंग के एक पॉइंट माना, ये आपसे एक एंगल पे है, तो दूसरा वाला पॉइंट यहां माना, तो ये भी तो एक एंगल पे ही है ना, वही थीटा एंगल है। नहीं समझे? समझ गए? वही थीटा एंगल है, तो ये थीटा एंगल फिक्स रहेगा। अब यहां से यहां पे, अब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर निकालनी है, तो इस पे जाके बैठ जाओ। आपको ये धक्का मारेगा कि खींचेगा, इस पॉइंट पे जाके बैठ जाओ। वो पॉजिटिव चार्ज आपको धक्का मारेगा कि अपनी तरफ खींचेगा? धक्का मारेगा ना। क्यों मारेगा भाई, वो पॉजिटिव है इसलिए धक्का मार रहा है, अगर नेगेटिव होता तो अपनी तरफ खींच लेता। नहीं समझे? धक्का मारेगा, लेकिन धक्का मारने की डायरेक्शन हम डिसाइड करेंगे ना। कैसे डिसाइड करेंगे? धक्का मारे तो इधर जाएंगे, इधर कैसे जाएंगे, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग जाएंगे। याद करो, ई कैप की डायरेक्शन एफ कैप होती है और एफ कैप की डायरेक्शन आर कैप होती है। क्लियर? तो ये लाइन से हम इस साइड में जाएंगे, तो ये तो आ गया डीई, भाई डी क्यू चार्ज है तो डीई आएगा। नहीं समझे? समझ गए? ये थीटा, तो ये भी, यहां से दो लोग निकले, एक तो इधर निकला डीई साइन थीटा, और इधर निकला क्या, नहीं समझे? चलो बढ़िया, ये तो अपर हाफ के लिए आया था। अब लोअर हाफ है, अगर यहां पे एक छोटा सा डी क्यू मान लिया तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहां पे जाएगा ये थीटा, तो ये भी थीटा, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, उसको भी हम क्या बोलेंगे, डीई बोलेंगे। समझ गए? अब इस डीई का ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा के साथ वाला डीई कॉस थीटा, और थीटा से दूर वाला, अब ये साइन थीटा ने तो साइन थीटा को मार दिया, बचे कौन, तो हम ई नेट की वैल्यू क्या निकालेंगे, 2DE कॉस थीटा। सही बात है क्या? हमारे लिए तो कौन है, 2 तो 2 पड़ा है, इसकी वजह से क्या होता है, के क्यू, क्यू कितना है, डी क्यू है, KQ/r²। r क्या है, ये डिस्टेंस है, तो हमने इसको मान लिया d, मान लिया d डिस्टेंस, तो हम d² लिखेंगे। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं r² प्लस x² के अंडर रूट का स्क्वायर, तो मैंने अकेला लिख दिया। ओके है? ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो ना यार, ये एंगल बना ना, ये थीटा, ये r, ये x, ये अंडर रूट r² प्लस x²। कॉस थीटा बताओ क्या होता है, बेस अपॉन, तो यहां पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन अंडर रूट। सही बात है, कॉस थीटा की वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगा, x अपॉन अंडर रूट r² प्लस, इसको सॉल्व करके लिखा, देखो गौर से, 2k dq x अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2, क्योंकि ये पावर 1 है, ये हाफ है,
मिलके क्या हो गए, ये निकल गया डीई नेट, इसको क्या लिखेंगे, डीई नेट। अब ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, इंटीग्रेशन कर दो डीई नेट का, इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके अंदर क्या लिखेंगे हम, ये लिख देंगे, तो 2k बाहर आ गया, x तो फिक्स है ना, सेंटर से तो फिक्स है x, तो हमने x को भी बाहर फेंक दिया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 भी फिक्स है, अंदर कौन बचा फिर, ओनली डी क्यू। तो बताओ टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू नहीं है, Q/2 है। सोच के देखो, हमने डी क्यू तो हाफ का ही माना था ना, नहीं समझे, ऊपर वाले पोर्शन का डी क्यू माना था तो कैपिटल Q/2 है, नीचे वाले पोर्शन का डी क्यू माना था, ये क्या है, कैपिटल Q/2 है, नहीं समझे, इसको मैंने बोल दिया ये कैपिटल Q/2 हो गया, और ये भी क्या हो गया, कैपिटल Q/2 हो गया, तो डी क्यू की वैल्यू कैपिटल Q/2 है ना, तो टोटल आप क्या लिखोगे यहाँ पे, Q/2, तो क्या आ गया, KQX अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर इनटू, यहां क्या आ जाएगा, Q/2, डन है, इससे ये मर गया, तो क्या आया, KQX अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, डन है। ये कहां पे आया, इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल एट पॉइंट P, आया कि नहीं है, ये कहां पे है, फ्रॉम सेंटर एट डिस्टेंस x और ऑन एक्सिस ऑफ द रिंग, ऑन एक्सिस है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब एक लास्ट बात मुझे बताओ, अगर मैं x को 0 कर दूं, अगर मैं x को 0 कर दूं तो मैं तो यहां बैठा था, अब मैं इसको 0 कर देता हूं तो मैं कहां पहुंच गया, सेंटर पे, सेंटर पे x की वैल्यू 0 करते ही इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग कितना हो गया, होता है क्या, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता, अरे रेगुलर पॉलीगन की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, नहीं समझे। दूसरी एक और बात, अरे भैया आप रिंग के अंदर बैठ गए, वहां पे चार्ज है क्या, अंदर बैठे हो, चार्ज है क्या, नहीं है, तो किस बात की इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ गए। तो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया ऑन द एक्सिस, तो हम क्या लिख रहे थे, फर्स्ट हेडिंग डाली थी केस 1 ऑन एक्सिस ऑफ द रिंग, दूसरी हेडिंग क्या लिखेंगे यहां से, सेकंड ऑन द सेंटर ऑफ द रिंग, तो ये क्या हो जाएगा, ई सेंटर ऑफ द रिंग, तो x की वैल्यू क्या रखोगे 0, तो ई सेंटर क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा, डन है क्या, ये सेकंड हो गया, बस खत्म, इतना सा है, डन। अब इसका ग्राफ बनाओ तो नहीं बने, बना दूं, पता नहीं 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 सर रहने दो, इसका छोटा सा ग्राफ है, अगर इस साइड में E ले लिया और इस साइड में X ले लिया, तो आप यहां से शुरू करोगे क्योंकि सेंटर है, x = 0, तो पैराबोला बन रहा है, नहीं बन रहा, पहले यूं जाएगा फिर नीचे हो जाएगा, इनफाइनाइट चले जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू बढ़ाते जाओ, x को अगर आपने इनफाइनाइट कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाएगी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे जाएगा ग्राफ, यहां पे मैक्सिमम आ जाएगा। चलो ये ग्राफ में बताऊंगा बाद में, पहले ये नोट करो, क्लियर है।